स्वयं को जाने एक सार्थक जीवन की ओर। कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। इस चैनल का, इन कॉन्वर्सेशन का एकमात्र उद्देश्य है सकारात्मकता। तो आइए सकारात्मक बने और सकारात्मकता को फैलाएं। आप सभी का आज के इस कॉन्वर्सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज जिस व्यक्तित्व से हम मिलने जा रहे हैं, चिकित्सा क्षेत्र में एक जानी मानी व्यक्तित्व, वेरी सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट, जिन्होंने अपनी सेवाएं कई वर्षों तक MGM कॉलेज को एज अ प्रोफेसर दी है। तो आइए आप सभी के साथ स्वागत करते हैं बड़े आदरपूर्वक अ वेरी सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट, आदरणीय डॉक्टर अपूर्व पौराणिक सर का। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मुझे बहुत खुशी है और आपने ये अमूल्य समय हमें इस चर्चा हेतु दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे, चूँकि आप न्यूरोलॉजी सेक्शन को बिलोंग करते हैं और काफ़ी सीनियर, आपकी काफ़ी स्टडी है, हम यहाँ स्वयं को जानने की बात कह रहे हैं, तो आपकी जो अनुभव हुआ है और आपने जितना पढ़ा है, ब्रेन या माइंड के ऐसा कौन सा एक एस्पेक्ट है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिससे आप बहुत प्रभावित हैं और आपको ये लगता है कि यदि इंसान उस फैक्टर पे काम करे तो अद्भुत कार्य कर सकता है वो? ऐसी कोई बात यदि आप हमें, और उसको कैसे करा जा सकता है, तो वो बताएं। बड़ा मस्तिष्क के तो ढेर सारे पहलू हैं, जिनमें से प्रत्येक हमें अचंभित करता है, चमत्कृत करता है, हमें गूढ़ रहस्यों में जाने के लिए प्रेरित करता है। कौन सा पहलू नहीं है दिमाग का जो हमें उद्वेलित नहीं करता, हमें प्रेरित नहीं करता? और ये देखा जाए तो इसको हम वन ऑफ द लास्ट फ्रंटियर्स, यानी एक गिने चुने सीमांत, खैर ऐसी बात नहीं, सीमांत तो भविष्य में और भी आएंगे, लेकिन न्यूरोविज्ञान, और न्यूरोविज्ञान में भी विशेषकर वो बात कि मनुष्य की स्वयं की पहचान, आत्म की पहचान, अहम का अस्तित्व, अहम यानी मैं, और उसका बाकी जगत के साथ क्या संबंध है, चेतना कैसे जागृत होती है, चेतना कैसे फलीभूत होती है हमारे ब्रेन के अंदर, ये वन ऑफ द लास्ट फ्रंटियर्स ऑफ द साइंस है और विज्ञान उसके काफ़ी नज़दीक पहुंच रहा है। तो प्रत्येक चीज़ मुझे फैसिनेट करती है। तो कोई एक ऐसी एक्टिविटी जो आप हमें और हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट करेंगे कि एक चीज़ को यदि हम पकड़ लें तो हम बहुत कुछ अच्छा बदलाव अपने जीवन में ला सकते हैं? मस्तिष्क को साधना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके से होता है। एक उन सब के पीछे जो एक अंडर करंट जो चलती है हमेशा, वो है एकाग्रता या फोकस, और दूसरा है वर्तमान में जीना, जो कि और भी कई विचारक समय समय पर कहते रहे हैं कि आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। तो वर्तमान का बोध होना, एकाग्रता होना, वो हमें एक आत्मिक शांति देता है, वो हमारी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाता है, हमारी जो बौद्धिक क्षमता है उसको बढ़ाता है, और वी बिकम एट पीस। तो वो एक प्रमुख गुण है, अटेंशन, एकाग्रता और वर्तमान को साधना। खैर इसके आगे और भी बहुत सारे काम हैं, पर अगर आप कोई एक चुनने को कहेंगे तो मैं इसके ऊपर जोर दूंगा। तो सर, चूंकि आप एकाग्रता की बात कर रहे हैं, 1 पॉइंट फोकस की यदि आप बात कर रहे हैं, तो काफ़ी बार ऐसी बातें होती है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन की भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो हम लोग जानते हैं, तो कितनी देर मेडिटेशन करना चाहिए और इस मेडिटेशन से क्या हम उस फोकस को प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, निस्संदेह ध्यान, साधना, योग और इनके अनेक तमाम विधियां हैं जो हमें एकाग्रता पाने में मदद करती हैं, जो हमें अनुभूति कराती हैं कि ये जो हमारा शरीर है, अंततः मस्तिष्क या ब्रेन और उसके अंदर अवस्थित मन भी शरीर का ही भाग है, काया का ही भाग है, उसकी कोई अलग से सत्ता नहीं है मन की या आत्मा की, जो कुछ है शरीर है। तो उसका एहसास अगर हम किसी मेडिटेशन की पद्धति से करते हैं तो उससे हमें सकारात्मकता प्राप्त होती है। उसकी अनेक विधियां हैं। उसके न्यूरोविज्ञान के ऊपर पिछले 2 दशकों में बहुत शोध हुई है। उसके लिए मस्तिष्क के ऊपर EEG के तार लगा के जो विद्युत तरंगें आती हैं उनके ऊपर अध्ययन किया गया है।
विभिन्न प्रकार की साधना पद्धतियों में लीन और उसमें महारत हासिल कर चुके व्यक्तियों को एमआरआई मशीन के अंदर लेटाकर कहा गया कि अभी आप कुछ मत करो, शांत रहो, जैसे रहते रहो और अब आप अपनी पद्धति से ध्यान सोचना चालू करो। वो करते समय उनके मस्तिष्क के कार्यकलापों में, फिजियोलॉजी में जो परिवर्तन आते हैं उनका अध्ययन किया गया है और उन सबसे अब ये प्रमाणित हुआ है कि हाँ, ये विधियाँ सच में काम करती हैं। तो कितनी देर करा जा सकता है, या एज अ बिगनर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कितने समय से ये शुरुआत करनी चाहिए? मैं उसके लिए सही व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि मैं स्वयं तो नहीं करता हूँ, मैं बातें जरूर करता हूँ, लेकिन मैं कभी भी अच्छा अभ्यासी या प्रैक्टिशनर इसका नहीं रहा। अपने दैनिक जीवन में कुछ क्षण के लिए आंख बंद करके कोई एक दो मंत्र बोल के और अपने आप को वर्तमान में डुबोकर, बस उतना सा मेरा वो है। अब कितने मिनट करना चाहिए, कितने घंटे करना चाहिए, जो लोग इस क्षेत्र में आगे गए हैं उनका ये कहना है कि यह विद्या या यह कौशल समय तो मांगता है जी। कुछ लोग उस अवस्था तक जल्दी पहुंच जाते हैं, कुछ लोग हैं जिनको ज़्यादा समय लगता है। क्योंकि मैं इसमें बहुत अधिक समय नहीं देता हूं, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर सकता कि कितना समय करना चाहिए, और निस्संदेह ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। सर, हम बात कर रहे हैं स्वयं को जाने और एक सार्थक जीवन की ओर। हम इस जीवन में आए हैं खाना खाना, पैसे कमाना, अपने दैनिक दिनचर्या के कार्य करना। ये जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, पर यह जीवन के लिए क्या ज़रूरी है? ये मात्र एक संयोग है या यह किसी स्वर्णिम अवसर की ओर हमें ले जा रहा है? आपका क्या विचार है इसमें? ये निस्संदेह एक स्वर्णिम अवसर है जो किसी सुपर पावर ने हमें नहीं दिया है। उस रूप में ये संयोग भी है और स्वर्णिम अवसर भी है। हम लोग स्टार डस्ट का एक पुंज हैं। तो दुनिया में सौर मंडल बनते हैं, बिगड़ते हैं, निहारिकाएं आती हैं, चली जाती हैं, और उसी में से एक हमारा सौर मंडल है, उसी में से एक हमारा ग्रह धरती है, और उसकी मिट्टी, उसकी धूल, उसके अणु परमाणुओं का हम एक पुतला हैं। और ये एकमात्र जीवन है जो हमें मिला है। ना इसके पहले का हमें पता, ना इसके बाद का हमें पता। पुनर्जन्म में उस रूप में तो विश्वास नहीं करता कि मेरी आत्मा निकल के किसी और काया में चली जाएगी या किसी और योनि या प्राणी में चली जाएगी, पर पुनर्जन्म में इस रूप में विश्वास करता हूँ कि हमारा जीवन जो है या हमारा अस्तित्व जो है वो लीनियर नहीं है। कि यहाँ शुरू तो यहाँ खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रकृति में तो साइकिल है, चक्र है, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव क्या कहें, प्रोग्रेशन तो है उसमें, लेकिन जैसे हमारे यहाँ त्रिदेव माने गए हैं, तो ब्रह्मा अगर सृष्टि करते हैं और विष्णु उसका संधारण करते हैं और शिव उसका रचनात्मक संहार करते हैं। मैं उसको डिस्ट्रक्शन नहीं बोलता हूँ शिव के काम को, वो संहार है नई चीज को बनाने के लिए। तो ये तो सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है ब्रह्मांड के स्तर पर और एक प्राणी के स्तर पर भी। तो किन्हीं हमारे जाने के बाद जो हमारे शरीर की मिट्टी है, जो अणु परमाणु हैं, वो किन्हीं जीवों में तो जरूर जाएंगे। कोई न कोई पुतला तो उसके कुछ को हजारों लोगों में जाएंगे, तो वो ग्रहण करते हैं। इस तरह से चक्र चलता रहता है। आप वो लीनियर के बाद कुछ और बताना? हाँ, मैं ये कहने जा रहा था कि हमारा जीवन और न किसी प्राणी का जीवन, न किसी ग्रह की आयु, न किसी सौर मंडल की आयु लीनियर नहीं है। ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सर, आज से 35 साल पहले या 40 साल पहले की यदि मैं बात करूं, ऐसा क्या थॉट आया आपके मन में और आपने न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट को अपना करियर बनाना चुना? व्हाट वाज दैट? नहीं, पता नहीं, तो शायद अंदर से कुछ रहता है। मैं जब MBBS प्रथम वर्ष में था और हम लोग एनाटॉमी पढ़ते हैं, शरीर रचना विज्ञान पढ़ते हैं, उस समय से मुझे मस्तिष्क की एनाटॉमी बहुत पसंद थी। फिर उसके बाद जब मैं MBBS फाइनल तक आया और फिर मैंने MD मेडिसिन किया, तब तक तो बड़ा पक्का हो चुका था कि मैं इसी विषय में जाऊंगा। क्यों गया मैं नहीं जानता। ऐसा कह सकते हैं कि मैंने न्यूरोलॉजी को चुना या न्यूरोलॉजी ने मुझे चुना, मैं नहीं जानता क्या सत्य है उसके अंदर। और कुछ लोग कहते हैं कि आपका ब्रेन, आपका थिंकिंग, आपका सोच, आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व जिस तरह से चलता है, शायद आप उसके अनुरूप कुछ न कुछ अपने जीवन में पा लेते हैं या वो आपको पा लेता है। तो हो सकता है न्यूरोलॉजी एक ऐसा विषय है अन्य विषयों की तुलना में जो तुलनात्मक रूप से लॉजिकल ज़्यादा है, तर्कवादी है और अरिथमेटिक जैसा है, थोड़ा गणित जैसा है, वैज्ञानिक है, सबूतों पर काम करता है, और शायद मेरी पर्सनालिटी, मेरा व्यक्तित्व उसके साथ मेल खाता होगा, इसलिए न्यूरोलॉजी मेरे हिस्से में आया। अब आप चूँकि रिटायरमेंट के तरफ हैं और उसी जीवन को आप आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप अपने आप को फिट कैसे रखते हैं?
फिट रखने की आदत मेरा खुशकिस्मती है कि शुरू से मन में रही, मेरी तासीर में, मेरी प्रवृत्ति में रही, और इसमें बहुत बड़ा सहयोग मेरी पत्नी डॉक्टर नीरजा का भी है। वो स्वयं भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, बल्कि मेरे से ज़्यादा कॉन्शियस है क्या खाना क्या नहीं खाना, अपने आप को नियंत्रण कैसे रखना। तो मुख्य चीज़ है भोजन पर नियंत्रण। तो अच्छा पौष्टिक भोजन लें, स्वस्थ भोजन लें, और थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करें। हमने बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी तो नहीं करी कि मैराथन दौड़ रहे हैं, 10 किलोमीटर दौड़ लेता हूँ मैं साल में एक बार, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं करते। जो कि हमारी रोज़ की नियमित व्यायाम है वो भी करीब पौन घंटे का नियमित व्यायाम हो जाता है। और एक नींद अच्छी होना चाहिए। तो नींद तो कई बार आपके हाथ में नहीं रहती। मेरी नींद ठीक ठाक है, मेरी पत्नी की नींद उतनी अच्छी नहीं है जितनी मेरी है, तो कोशिश करते हैं कि हमारी नींद अच्छी हो जाए। ये चीज़ें स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। सर, आपने जब स्लीप की बात करी तो एक व्यक्ति को कितना स्लीप लेना चाहिए और इस स्लीप से हमारे ब्रेन पे क्या असर होता है? या हम एक्सरसाइज की बात करें तो यदि हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए, तो उससे भी हमारे ब्रेन पर क्या असर होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये दोनों चीज़ें हमारे जीवन के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नींद की रिक्वायरमेंट 7 से 8 घंटे रहती, कुछ लोग 6 घंटे पे भी काम कर लेते हैं। जो उससे कम पे भी काम कर लेते हैं, मैं उससे बहुत ज़्यादा तारीफ की दृष्टि से तो नहीं देखूंगा। अब ये अलग बात है कि नरेंद्र मोदी केवल 4 घंटे सोते हो सकता है वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर उनका डॉक्टर होता तो मैं असहज महसूस करता। तो कम से कम 6-7 घंटे 8 घंटे की नींद होना चाहिए। और अब पिछले 10 वर्षों की शोध में यह काफ़ी अच्छे से पाया गया है कि दिन भर जब हम काम करते रहते हैं, हमारा मस्तिष्क सक्रिय रहता है, तो उसमें नाना प्रकार के टॉक्सिन्स और केमिकल्स, मेटाबोलाइट्स पैदा होते हैं, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जिन्हें निकलना है, और वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं। नींद के उन घंटों में सफाई का काम चलता है। तो जैसे बाकी शरीर में लिम्फेटिक्स नाम की नलिकाएं होती हैं, तो एक तो धमनियाँ होती हैं, शिराएं होती हैं, और तीसरे प्रकार की नलियों को लिम्फेटिक्स बोलते हैं। तो ब्रेन में भी कुछ खास तरह का लिम्फेटिक सिस्टम होता है जो बाकी बॉडी से अलग होता है, और CSF के माध्यम से अनेक प्रकार के टॉक्सिक केमिकल्स नींद की अवधि में निकलते हैं, और वो मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए उनका निकलना बहुत ज़रूरी है। और ऑफ कोर्स वो तो हम जानते ही हैं कि नींद के दौरान हम हमारी स्मृतियों को, हमारी जानकारियों को, जैसे बोलते हैं ना हार्ड डिस्क मैनेजमेंट, कि कौन सी फाइल किधर शिफ्ट करना है, कौन सी फाइल डिलीट करना है, ये सारा काम नींद नहीं चलता है हमारा मेमोरी का। और इसी से जुड़ा हुआ है एक्सरसाइज या व्यायाम। तो फिजिकल एक्टिविटी हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है, और उसके जो फ़ायदे बाकी लोग गिनाते हैं कि आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, आपका BP कंट्रोल में रहेगा, आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, वो सब तो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हैप्पीनेस के लिए, आनंद के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। तो जब हम खूब अच्छी एक्सरसाइज करते हैं और जब तक थोड़ा पसीना नहीं बहा लेते, हमारे शरीर में एंडोर्फिन नहीं निकलते। तो एंडोर्फिन कुछ खास तरह के केमिकल्स हैं जो मस्तिष्क के अंदर, ब्रेन के अंदर निकलते हैं, जो हमें अंदर से सहज, स्वाभाविक, प्राकृतिक आनंद की अनुभूति कराते हैं, और वो लंबे समय तक चलते हैं एंडोर्फिन्स। इसी से, एक्सरसाइज से ही जुड़ा हुआ कुछ शोध में और उल्लेख करना चाहूँगा कि कुछ न्यूरोलॉजिकल डीजेनरेटिव बीमारियां होती हैं। तो डीजेनरेटिव का मतलब होता है क्षयकारी, अपक्षयकारी। उसमें प्रमुख उदाहरण है पार्किंसोनिज्म। एक और उदाहरण है एल्जाइमर्स रोग या डिमेंशिया, बुद्धि का क्षय होने लगता है। तो ये सब बीमारियां डीजेनरेटिव कहलाती हैं। इनमें धीमी गति से मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों की कुछ खास कोशिकाएं तेज गति से मरने लगती हैं। तेज गति मतलब कुछ सालों में जाके, और इनको डीजेनरेशन बोलते हैं, क्षय बोलते हैं। इन बीमारियों के क्षय को रोकने का या उनके बिगड़ने की गति पर ब्रेक लगाने की भी दवा आज तक नहीं निकली है। तमाम शोध के बावजूद सफल नहीं हुए हैं ट्रायल्स, लेकिन ये सिद्ध हुआ है कि एक्सरसाइज करने से ब्रेक लगता है। वाह। तो जब तक कोई और अच्छी औषधि न निकले, तब तक या उसके साथ साथ भी, उसके बाद भी व्यायाम का महत्व तो सदैव रहेगा। सर, एंडोर्फिन्स का भी आपने बात करी, और मैंने कहीं पढ़ा था डोपामीन के बारे में। मैंने ये भी देखा था कि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, या आप जैसे स्मोक कर रहे हैं, या आप मोबाइल देख रहे हैं, तो आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। ये विषय थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं जी। हमारे मस्तिष्क में डोपामीन, एंडोर्फिन, नॉरएड्रेनालिन, सीरोटोनिन, नाना प्रकार के रसायन होते हैं जो विभिन्न न्यूरॉन संधियों के ऊपर स्त्रावित होते हैं, सीक्रेट होते हैं, और जो मस्तिष्क में विद्युत रासायनिक गतिविधियों का माध्यम बनते हैं। तो डोपामीन एक प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे रिवार्ड सिस्टम का हिस्सा है। कि आपके सामने
एक पेस्ट्री रखी हुई है और आपको पता है कि आपको डायबिटीज़ है, आपको नहीं खाना है, लेकिन अभी आप खा लेंगे तो आपको एक तात्कालिक तृप्ति होगी, तो इसको बोलते हैं इमीडिएट रिवार्ड। और एक होता है लेट रिवार्ड। अगर आप नहीं खाएंगे तो आपके महीने भर तक की आपकी डायबिटीज़ ठीक रहेगी। तो लोग इन दोनों में संतुलन नहीं रख पाते। तो डोपामिन है जो आपको तात्कालिक लाभ के लिए ललचाता है, दूसरे हार्मोन है जो आपको ये सजग बनाते हैं कि नहीं अभी आपको अपने आप को कंट्रोल करके रखना है। और हमारे व्यूअर्स के लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि आपको न्यूरो ज्ञान के जो चैनल है उस जहाँ पे आप सर के चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ सर के और भी वीडियोस से लाभान्वित हो सकते हैं। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसके अंदर कुछ उप चैनल होंगे, जैसे न्यूरो ज्ञान MBBS और MD डॉक्टरों के लिए, न्यूरो ज्ञान जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए, न्यूरो ज्ञान विज्ञान के अन्य विषयों के लिए चिकित्सा के अलावा, न्यूरो ज्ञान सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक। तो ऐसे करके अलग अलग विषयों के ऊपर मैं इसमें मेरे छोटे छोटे वीडियो, कुछ बड़े वीडियो, कुछ लघु वीडियो, और इसी के साथ समानांतर पॉडकास्ट जो प्योरली ऑडियो होता है वो भी न्यूरो ज्ञान नाम से होगा, वेबसाइट neurogyan.com से। तो न्यूरो ज्ञान शब्द मैंने क्यों रखा, तो अब वैसे तो न्यूरो प्रत्यय के लिए हिंदी में पर्यायवाची हैं तंत्रिका या स्नायु, वो थोड़े से चलन में कम है। ज्ञान तो चलन में है, तो अंग्रेजी और हिंदी को मिला के ये हाइब्रिड शब्द बनाया। और फिर अब उसमें न्यूरोलॉजी के अलावा अन्य चीज़ें भी हम डाल रहे हैं, तो फिर उसके लिए हमने एक टैग लाइन बनाई, सबय ज्ञान न्यूरो ज्ञान, क्योंकि अंततः समस्त ज्ञान की निष्पत्ति तो मस्तिष्क में ही होती है, इसलिए सबय ज्ञान न्यूरो ज्ञान। तो ये चैनल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस पर समाज हित में कुछ योगदान दे पाऊंगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत उसके लिए प्रार्थना कि आप बहुत अच्छा करें उस क्षेत्र में भी। सर, इंसान के जीवन में ऐसी कौन सी मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं जिनसे आप बहुत प्रभावित हुए और आपको ऐसा लगता है कि ये मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? वो बातें या वो क्वालिटीज़ क्या हैं? एक तो पॉलिटिकल लेवल पर, राजनीतिक सामाजिक स्तर पर मेरा जो ट्विटर हैंडल है उसका नाम है अपूर्व@हिंदी वाला। तो उसमें हिंदी वाला जो प्रत्यय है वो इंगित करता है कि मुझे अपनी मातृभाषा से प्यार है और मैं भारतीय भाषाओं के और मातृभाषाओं के समर्थन में शोध पढ़ता रहता हूँ, उसके बारे में बोलता रहता हूँ। तो अपनी भाषा, अपनी पहचान, अपनी जड़ इंसान के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो भाषा के माध्यम से मैं अपनी समस्त सांस्कृतिक पहचान के ऊपर महत्व देता हूँ। एक तो ये हुआ। दूसरा, मैंने अपने ट्विटर हैंडल में लिखा है कि मैं एक डेमोक्रेट हूँ, अर्थात मैं प्रजातंत्र में विश्वास करता हूँ। मैं अथॉरिटेरियन या सर्वसत्तावादी विचारधाराओं का घोर विरोधी हूँ। एक मैंने लिखा है कि मैं विज्ञान का घोर पक्षधर हूँ। मेरा एक पॉपुलर लेक्चर है, मिथ्या विज्ञान की पहचान कैसे करें। तो मुझे मिथ्या विज्ञान और अंधविश्वासों के प्रति घनघोर विरोध है और मैं उस बारे में बोलता रहता हूँ। तीसरा, मैंने अपने आप को लिखा है सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष। अब सेक्युलर शब्द अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में वो विकृत अर्थों में आ गया है, तो मैं अपने लिए उसको मानूंगा सर्वधर्म समभाव। लेकिन धर्म कौन सा? रिलीजन वाला नहीं। हमारा जो शास्त्रों में या हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में जिसको हम कर्तव्य के रूप में बोलते हैं, धर्म अर्थात कर्तव्य, उस धर्म की बात करता हूँ। और आपका रिलीजन कुछ भी हो, हम आपके लिए समभाव रखते हैं। तो प्रजातंत्र हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया, साइंस हो गया, और फिर जैसे जैन धर्म की कुछ चीज़ें जो मुझे पसंद आती हैं, जैन और बौद्ध धर्म की। एक तो पहले मैं बता दूं, मैं नास्तिक हूँ, तो मैं अनीश्वरवादी हूँ। मैं किसी सुपरनेचुरल पावर में विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं विज्ञानवादी हूँ, तर्कवादी हूँ, बुद्धिवादी हूँ। फिर एक और चीज़ जो मुझे लगती है वो है कि मध्य मार्ग, जो हमारे यहाँ जैन और बौद्ध धर्म में कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जियेत, हमें एक्सट्रीम कहीं नहीं रहना, जहाँ तक संभव है बीच का मार्ग लेके चलना। तुम भी सही, ये भी सही। उसी से जुड़ा हुआ जैन धर्म का शब्द आता है अनेकांतवाद। तो मैं मानता हूँ कि सत्य के अनेक पहलू होते हैं। कहने को हम कहते हैं सत्य निरपेक्ष होता, ठीक है, होता होगा निरपेक्ष, लेकिन हमेशा नहीं। सत्य भी सापेक्ष होता है, तो उसके भी अनेक पहलू होते हैं। तो मैं उस बात को भी मानता हूँ। ठीक है, कुछ सत्य हैं जो ध्रुव सत्य कहलाते होते होंगे थोड़े बहुत, लेकिन अधिकांश सत्य तो सापेक्ष होते हैं, उसके अनेक पहलू होते हैं। तो अनेकांतवाद, स्यादवाद, मध्य मार्ग, ये कुछ चीजें हैं जो मेरी फिलॉसफी को परिभाषित करती हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
सर ऐसी कोई सी एडवाइस जो आपको लाइफ में मिली आपकी, जो आपको बेस्ट एडवाइस लगी जीवन में, और वो किसने दी और वो एडवाइस क्या थी? इस तरह के प्रश्नों का उत्तर मैं ठीक से नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि एडवाइस तो बहुत सारी मिली होंगी, मगर मेरे लिए चुनना मुश्किल होता है। और जो आपको तुरंत याद आ रही हो? अब जैसे ये जो मैंने अभी हाल बातें करी, ये सीख मुझे मेरी माँ से मिली है, और मेरी पत्नी और हम दोनों इसमें हैं। और अब तो हम ऐसी नई पीढ़ी के लोग हैं जो अपने बच्चों से सीखते हैं, हमें गर्व है। तो मेरा बेटा और मेरी बेटी मुझे बहुत कुछ बोलते रहते हैं। वो मेरे प्रथम आलोचक होते हैं कि पापा आपने ये गलत किया, आपने ये करा, तो वो मुझे ठीक करते रहते हैं समय समय पे। तो इंसान को सबसे सीखना चाहिए, एक मन में विनम्रता होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी होना चाहिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो सलाह और सीख तो समय समय पर बहुत सारी मिलती हैं। और मेरे पिताजी कहा करते थे कि यू शुड बी ट्रू टू योर सेल्फ, अपने आप के प्रति सत्य रहो, कुछ खोल ओढ़ने की जरूरत नहीं है, दिखावे की जरूरत नहीं है। ऐसी बहुत तरह की सीखें मिली हैं समय समय पे। 2020 यदि हम इस साल की बात करें, जहां हमने बहुत सारी कोरोना शुरू हुआ और हमने बहुत सारी लर्निंग करी, आपकी सबसे बेस्ट लर्निंग इस काल की क्या थी, मतलब इस समय की क्या थी? मनुष्य किसी भी प्रकार की विपदा का सामना करने में सक्षम है, इस बात में मेरा विश्वास बढ़ा। लेकिन उससे उलट मनुष्य अनेक विपदाओं या महामारियों या विपत्तियों के बावजूद कई बार, इस बार भी, जो सीखना चाहिए नहीं सीखता है। तो बहुत से लोगों ने नहीं सीखा, अभी भी नहीं सीख रहे। मनुष्य अगली महामारी के लिए उसे जो तैयारी करना चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर जो जो चीज़ें आना चाहिए, वो जितने अच्छे से आना चाहिए इन 2 सालों में नहीं आई हैं। इसको देखकर चिंता भी होती है और दुख भी होता है। ये 2 प्रमुख निष्कर्ष है। एक तो ये कि हम लोग रेजिलिएंट हैं, ह्यूमैनिटी इज़ रेजिलिएंट इनफ था, उसमें इतनी नमनीयता या लचीलापन है और इतनी जिजीविषा है कि वो इस तरह की महामारी को झेल गई। ऑफकोर्स नुकसान बहुत हुआ, बहुत जीवन प्रभावित हुए, जाने गई, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई, बहुत कुछ हुआ। लेकिन ठीक है, मानवता तो फिर स्प्रिंग बैक करती, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जितनी जल्दी और जो पाठ हमको सीख लेना चाहिए थे, अभी उसमें देर लग रही, मुझे ऐसा लगता है। सर आपकी हिंदी इतनी शुद्ध और इतनी अच्छी कैसे है? मैंने कहा शुरू में कि मुझे मातृभाषा से, हिंदी से शुरू से लगाव है, और इसका श्रेय भी मैं अपने माता पिता को दूंगा कि अब ये किस्मत की बात है कि मैं हिंदी माध्यम के सरकारी स्कूलों में पढ़ा, मुझे गर्व है उसके ऊपर। और ये मेरे लिए दुख की बात है कि हम अपनी नई पीढ़ियों को, अपने बच्चों को हिंदी माध्यम के स्कूलों में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो उस बहाने मेरी हिंदी अच्छी रही। मेरी माँ हिंदी में और संस्कृत में एमए है, और उन्होंने ये सब शादी के काफ़ी सालों बाद किया है। उस समय मैंने होश संभाल लिया था, और मैंने माँ की हिंदी की एमए की किताबें उस समय से पढ़ना चालू की थी, और वो भाषा विज्ञान में निष्णात हैं। तो उस तरफ से मुझे हिंदी में शौक आता गया। सर आप चूँकि बुक्स भी काफ़ी पढ़ते हैं, तो ऐसी कोई बुक जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि जो आपको लगता है कि पढ़ना ही चाहिए, और वो क्यों? मैं एक लेखक का नाम लूँगा जो मेरे प्रणेता यानी मेरी प्रेरणा रहे हैं। उनका नाम है डॉक्टर ऑलिवर सैक्स। उनका निधन हुआ करीब 5 वर्ष पहले। अमेरिका में, न्यूयॉर्क में न्यूरोलॉजिस्ट थे, और डॉक्टर ऑलिवर सैक्स का नाम प्रसिद्ध है पोएट लॉरिएट ऑफ न्यूरोलॉजी। तो जैसे हम राष्ट्र कवि बोलते हैं, वो कवि तो नहीं थे, वो लेखक थे, गद्य लिखते थे। और उन्होंने क्लिनिकल टेल्स नाम की विधा को एक बहुत ऊंचाई दी, प्रसिद्धि दी, प्रतिष्ठा दी। क्लिनिकल टेल्स का मतलब होता है मरीज कथाएं। और एक न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में उन्होंने उनके जीवन में आने वाले न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से पीड़ित मरीजों में से चुन चुनकर कुछ पात्रों को के ऊपर अच्छी लंबे लेख और कहानीनुमा लेख लिखे। तो उसमें कहानी चलती थी, और कहानी के साथ साथ उस
बीमारी के बारे में भी जानकारी वो आम पाठकों को देते थे, और उस बीमारी के कारण उस बंदे के जीवन पर क्या असर पड़ता था, उसकी पहचान कैसे परिवर्तित हो जाती थी, और वो कैसे उसके साथ संघर्ष करता था, कभी जीतता था कभी हारता था। वो पूरी चीज़ पूरी मानवीय संवेदना के साथ वो अपनी कहानियों में डालते थे। तो पिछले 30 सालों से मैं उनका मुरीद रहा, मैंने उनकी सारी किताबें पढ़ी, और सन 2006 में मुझे और मेरी पत्नी को मौका मिला, उन्होंने हमको 1 घंटे का समय इंटरव्यू के लिए दिया न्यूयॉर्क में। वो इंटरव्यू 2 घंटे तक चला, उसको मैंने एक लेख के रूप में लिखा, उसके कुछ वीडियो भी हैं नीरजा ने जो लिए थे। और मैं बहुत समय तक सोचता रहा कि मुझे भी वैसी कहानियाँ लिखना है, मुझे भी वैसी क्लिनिकल टेल्स लिखना है। पर अपने प्रैक्टिस की और टीचिंग की व्यस्तताओं के चलते, और फिर जब कोरोना आया और लॉकडाउन लगा, तो प्रथम लॉकडाउन में मैंने वो कहानी लिखना शुरू करी। तो अभी तक मेरी 20 कहानियाँ बन गई हैं। तो डॉक्टर ओलिवर सैक्स की कहानियाँ बहुत गूढ़ हैं, बहुत गंभीर हैं, उनमें गहन अध्ययन झलकता है। मुझे लगा कि हमारे हिंदी पाठकों के लिए मैं उतना कठिन ना तो मैं लिख पाऊंगा, मेरे अंदर क्षमता है, और शायद हमारा पाठक वर्ग उसके लिए उतना तैयार नहीं है। तो मेरी कहानियाँ छोटी हैं, आसान हैं, और मैं प्लानिंग कर रहा हूँ उनको एक कहानी संग्रह के रूप में प्रकाशित करने की। मेरा अंतिम क्वेश्चन इसी से आपका रहेगा कि आपने जो इतनी कहानियाँ लिखी है, कोई सी एक प्रेरणादायक कहानी जो आपको लगता है कि आप जो अभी बता सकते हैं? कहानी तो खैर लंबी हो जाएगी, पर मैं उसका शीर्षक और उसका सार 2-4 लाइनों में बोलने की कोशिश करूँगा। इस कहानी का शीर्षक है अंदर कोई है क्या। वाह, ब्यूटीफुल। अंदर कोई है क्या। ये कहानी एक शीला देवी के बारे में है, जिनका 60वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, और उनका एक बेटा बहू अमेरिका में रहते हैं। वो उनके बेटे को लेके 10 साल के बेटे को लेके उस जन्मदिन के फंक्शन के लिए भारत आए हुए हैं। और जो पोता है 10 साल का अनुपम, वो बड़ी देर से दादी को देख रहा है कि दादी बैठी हैं कुर्सी पे, टुकुर टुकुर देख रही हैं, पलक झपका रही हैं, कुछ बोलती नहीं है, कुछ रिएक्ट नहीं करती हैं। दरअसल में दादी पिछले 5 साल से जड़ अवस्था में, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव स्टेट, यानी व्यक्ति जीवन तो बच गया हेड इंजरी के बाद उनका, या किसी और बीमारी के बाद, और थोड़ा होश भी आ गया, लेकिन चेतना नहीं है, जिसको अंग्रेजी में वेजिटेटिव स्टेट बोलते हैं, हिंदी में जड़ अवस्था बोलते हैं। इंदौर जैसे शहर में आज की तारीख में 200-400 व्यक्ति ऐसे होंगे जो घरों में हैं लोगों के, और लोग बड़ी दुविधा में रहते हैं कि अब ये जिंदा भी हैं कि नहीं, हमने क्या बोला है। तो उस दुविधा को मैंने उस कहानी में बताने की कोशिश की है, अंदर कोई है कि नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच सर, आपसे इतना छोटे से डिस्कशन में इतना कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है, इस बहाने मैं शायद दर्शकों तक पहुंच पाऊं और बातें और लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज के इस कॉन्वर्सेशन से हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। आइए चिंतन करें, मनन करें, किन बातों को अपने जीवन में आत्मसात करें। आफ्टर ऑल, कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। स्वयं को जाने, एक सार्थक जीवन की ओर। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, इस कॉन्वर्सेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमसे ज़रूर शेयर करें, और हम जल्दी मिलते हैं अगली पर्सनालिटी से। तब तक हम सभी अपना ख्याल रखें।